हेलो एवरीवन, आई एम सीए कौशिक एस अग्रवाल। एक एग्जाम के लिए पढ़ना, रिवीजन करना, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना, ये सब चीजें तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट जरूरी है ही, पर साथ ही में जिन स्टूडेंट्स ने पहले टॉप किया हुआ है उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो की है, कैसे कैसे अपने पढ़ाई को प्लान किया है, स्ट्रैटेजाइज किया है, इसके बारे में भी जो जानकारी है वो हमें काफी हद तक गाइड कर सकती है हमारे प्रिपरेशन को एक नए लेवल तक, ऊंचे लेवल तक ले जाने के लिए। इसीलिए हमने जो एक ये सीरीज चालू की है जिसमें कि हम ऐसे ही कुछ पास्ट टॉपर्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराएंगे एंड आपके बिहाफ पर आपके लिए हम उनसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। आज हमारे साथ उसके लिए है पुण्येश जैन। वेलकम पुण्येश। पुण्येश ने सीए फाउंडेशन में 322 मार्क्स स्कोर किए हैं एंड इंटर लेवल में AIR 48 जो है वो अचीव किया है। साथ ही में अभी वो ENY में एक बिग फोर में जो है अपनी आर्टिकलशिप परस्यू कर रहे हैं। सो इनसे हम थ्रू आउट द सेशन बात वगैरह करने वाले हैं एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन वन ऑफ आवर स्टूडेंट हितेश। थैंक यू सो मच सर। सो आज स्टूडेंट्स की तरफ से मैं पुण्येश जैन का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। सो सर लेट्स स्टार्ट। सो भाई पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इंटर का रिजल्ट इतना अच्छा आया है और फाउंडेशन का भी जो कि 320 है। अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा जो कि इसमें पर्सनली मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, आपका रिजल्ट का दिन, क्योंकि वो दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एक सीए स्टूडेंट के लिए। तो उस दिन आपका रिएक्शन क्या था रिजल्ट को लेके? लाइक कैसा आएगा रिजल्ट? वो क्वेश्चंस मन में थे, डरे हुए थे, या फिर कॉन्फिडेंस था कि भाई हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर तो हो जाएगा? मेरा एक्चुअल में रिज़ल्ट सुबह आने वाला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो शाम तक आया। तो बहुत ज़्यादा ही एंग्जाइटी बढ़ती गई वो तो, क्योंकि नॉर्मली सुबह ही आता है रिज़ल्ट सी इंटरमीडिएट का, लेकिन उस दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आई थिंक वो शाम को आया था। तो थोड़ी सी एंग्जाइटी तो थी, लेकिन मतलब ये तो मेरे को था ही कि पास तो ऑफ कोर्स हो ही जाऊंगा। लेकिन रैंक का भी इतना था कि आ भी सकती नहीं भी आ सकती, प्रॉपर फिक्स तो नहीं पता था कि आएगी आएगी। लेकिन फिर जब रिज़ल्ट आया तो पूरे दिन की जो एंग्जाइटी थी वो सही हो गई ऑफ कोर्स। तो काफ़ी अच्छा लगा जब मेरी रैंक आई तो। सो जैसे कि आपने कहा कि एंजाइटी थी, तो वो एंजाइटी आने के बाद में जब रिजल्ट मिला, आपके सामने था वो रिजल्ट, तो रिएक्शन क्या था तब? लाइक मतलब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आपने वो रिजल्ट देखा था उस टाइम में क्या लगा था, मन में क्या क्वेश्चंस आए थे? मतलब उस टाइम पे एक्चुअली हमारी ना ओसी चल रही थी। तो उस टाइम पे मतलब यही था कि जब मैंने देखा तो मैंने 2-3 बार चेक किया, तो मेरे को देखना ही नहीं आता था कि रैंक कैसे दिखती है। तो वहाँ पे होता है रैंक का भी, तो 2-3 बार चेक किया तो उस टाइम पे रैंक नहीं दिख रही थी। लेकिन फिर से मतलब मार्क्स तो मैंने बता ही दिए थे अपने पेरेंट्स को। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ चेक वेक करके पता चला कि रैंक भी आई है। तो उस टाइम पे मतलब पूरे ओसी में मैंने एकदम से चिल्लाया कि मेरी रैंक आई है। तो काफ़ी अच्छा लगा एट दैट टाइम। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आपने कहा कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि रैंक तो आ जाएगी या फिर मैं पास तो हो ही जाऊंगा, वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपने एक स्टडी स्ट्रैटेजी यूज़ की होगी जो कि काफ़ी एकदम प्लान स्टडी स्ट्रैटेजी होगी। तो वो स्टडी स्ट्रैटेजी क्या थी जिसने आपको फाउंडेशन का एक रैंकर बनाया? फाउंडेशन में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे। एक्चुअली फाउंडेशन में अब रैंक तो नहीं आती है, रैंक तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मार्क्स मेरे 322 थे फाउंडेशन में। और स्ट्रेटजी तो ऑफ कोर्स यही रहती है कि आपको अच्छे से सबसे पहले तो सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करना है, और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है, क्योंकि टेस्ट देना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो जैसे आपने कहा कि सिलेबस कंप्लीट करना होता है, तो लॉ और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे कंप्लीट किया था? उसकी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या थी कि लॉ को स्पेसिफिकली कैसे पढ़ा, मैथ्स को कैसे पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस कब की और क्या टाइमिंग पे प्रैक्टिस थी? मेरे लॉ में एग्जामेशन थे और मैथ्स में 92 मार्क्स थे।
तो अगर मैं लॉ की बात करूँ, एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरे को भी नहीं पता था लॉ कैसे पढ़ते हैं। मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि किसी की भी बुक लेके पढ़ लो या फिर किसी के नोट्स लेके पढ़ लो। तो स्टार्टिंग में मैंने भी 2 महीने काफ़ी गड़बड़ की, मेरे को खुद नहीं पता कि लॉ कैसे पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे को भी पता चला कि हमें प्रॉपर बुक से ही पढ़ना होता है जो आईसीआई का मॉड्यूल है, क्योंकि आईसीआई मेनली क्वेश्चन ही वहाँ से बनाते हैं। तो जनरली आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि लो तो पूरा आईसीआई मॉड्यूल का ही सबसे मेन पार्ट तो यही है कि आपको आईसीआई मॉड्यूल ही फॉलो करना है। आईसीआई मॉड्यूल को ही पूरा अच्छे से पढ़ना है, सबसे पहले उसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि जितनी बार आप अच्छे से रिवाइज करोगे उतने अच्छे से आप ऑफ कोर्स लिख के आओगे। जितना अच्छा लिखोगे, जितने अच्छा बुक की लैंग्वेज लिखोगे, उतने ज़्यादा मार्क्स मिलने के जनरली प्रोबेबिलिटी होती है। और कोशिश करो कि जितनी ज़्यादा बार आप बुक पढ़ सकते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार आप अच्छे से बुक पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ते जाओगे उतना कम टाइम में आप पढ़ते रहोगे। जब आप फर्स्ट टाइम पूरी बुक अच्छे से पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लास्ट तक आते आते बहुत जल्दी रिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको प्रॉपर आपको ये भी बनानी है आपकी 1.5 डे स्ट्रेटेजी कि भाई केवल एक ही दिन मिलता है आपको करने के लिए, तो एक दिन में कैसे पूरा लो का सिलेबस करना है। तो जब आप बहुत ज़्यादा रिवीजन कर लोगे तो रिवीजन करने के बाद खुद ब खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप 1.5 डेज़ में पूरा का पूरा लो रिवाइज कर लो। तो लो तो जनरली यही रिकमेंड करूँगा कि ऑफ कोर्स क्वेश्चंस तो करने ही है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपीस तो लास्ट में करनी है, लेकिन जनरली आपको पहले पढ़ के उसके बाद पूरा आईसीआई मॉड्यूल का खुद पढ़ना है। सबसे मेन चीज़ है खुद पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना। अगर आप ऐसे ही किसी की भी रिवीजन क्लासेस ले लोगे या फिर कुछ भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ बैच वगैरह ले लोगे, वो मेरे को नहीं लगता कि वो इतना रिकमेंडेबल है। उससे अलावा आप कोई टेस्ट सीरीज़ लो या फिर अच्छे से उसको बार बार, जितनी बार बुक को पढ़ोगे और साथ में रिटन प्रैक्टिस करो। टेस्ट सीरीज़ में रिटन प्रैक्टिस ऑफ कोर्स होती है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बार बार वही क्लासेस को बार बार करना, उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मेन मोटिव तो यही है कि आप खुद से पढ़ो। आप जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ोगे उतने ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे। मैंने खुद भी देखा था, मतलब जो बच्चे खुद से नहीं पढ़ते, किसी के नोट से पढ़ते हैं, फिर नंबर मार्क्स आते ही नहीं है। यही बहुत बड़ी दिक्कत। लो में तो बहुत कम कम नंबर भी आते हैं क्योंकि वे खुद से बना के लिख के आते हैं। एटलीस्ट थोड़ा तो आईसीआई मॉड्यूल का होना ही चाहिए, कीवर्ड्स तो आईसीआई मॉड्यूल के होने चाहिए। और अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में कभी कभी एक्चुअली बच्चे एलआर और स्टैट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन अभी सीए में 25 का जो फाउंडेशन का पेपर आया था उसमें ये एलआर और स्टैट्स ही बहुत अच्छा लेवल का आ गया था। मेरा एक फ्रेंड था मतलब, तो फिर उसने मेरे को बताया था ये वाली बात भी। तो एक तो मेन ये भी है कि आपको कोशिश करो कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि मतलब आप इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर की भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो 12 नंबर का आएगा, अब जरूरी थोड़ना है वो 12 के 12 ही आपके मार्क्स आएंगे। तो इसलिए मतलब एटलीस्ट ये तो करो कि जो भी सिंपल क्वेश्चन है आईसीआई मॉड्यूल के वो तो सारे ही करके जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, आईसीआई मॉड्यूल बहुत मतलब आईसीआई हार्ड पेपर बनाती है। आईसीआई पेपर इतना भी मतलब एज सच इतना हार्ड नहीं बनाती। अगर आप आईसीआई मॉड्यूल को पूरा अच्छे से फॉलो करोगे, मैथ्स में भी पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी करने के साथ साथ आईसीआई मॉड्यूल को भी के सारे क्वेश्चंस पूरे अच्छे से करोगे तो ऑफ कोर्स मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो मतलब पूरा सिलेबस अच्छे से करना भी ज़रूरी है, और थोड़ा कोशिश करना ये ज़रूरी है कि पूरा सिलेबस कर पाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही एलआर और स्टैट्स का पेपर आसान आए या फिर मैथ्स का। तो मैथ्स का भी पेपर, जनरली मैथ्स का पेपर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता। अगर आप आईसीआई मॉड्यूल को फॉलो करते हो तो नॉर्मल कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन भी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं हार्ड चैप्टर से भी। तो अगर आप वो अच्छे से करके जाते हो तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि मॉड्यूल को पूरा रिफर करना है, तो एज एन स्टूडेंट मैं मॉड्यूल को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ मेरे लॉ के लिए, क्योंकि आपने देखा है मॉड्यूल में मोस्टली इतने क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिस के लिए। तो फिर मॉड्यूल को एज एन रिफर करके कितने क्वेश्चंस में मिनिमम मॉड्यूल से प्रैक्टिस करूँ या फिर कोई और अल्टरनेटिव क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करूँ? फर्स्टली क्वेश्चन इज नॉट द मेन सोर्स। मेन सोर्स है आईसीआई का मैटर। सबसे पहला आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि जो आईसीआई के अंदर मैटर है वो पढ़ना। ये हमारी 6th to 7th क्लास नहीं है कि भाई जो क्वेश्चन हमने पीछे पढ़े हैं वही के वही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको मतलब पूरा चैप्टर ही अच्छे से पढ़ना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो, सबसे पहले तो पूरा बुक ही अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है।
उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे जाओ, क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी उसको रेफर कर सकते हो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद कोशिश करो अगर आप खुद से एक पेपर खुद से लिखे तो थोड़ा टाइम मैनेज हो जाता है। जैसे मैथ्स में भी यही है कि बच्चों का पेपर भी पूरा नहीं होता, लेकिन आप अच्छे से करके जाओगे, हर चीज़ आपको पता है कि ये क्वेश्चन कैसे होना है, तो बहुत जल्दी हो जाता है वो, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, तो वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो मतलब आपको मेन तो यही है कि आपको इतना अच्छे से रिवीजन करना है कि आप 1.5 डेज में पूरा का पूरा रिवाइज करो। मैथ्स के टाइम पे, एक्चुअली लो के टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा था, क्योंकि मेरे को भी लो में बहुत ज़्यादा डर लगता था सीए फाउंडेशन में। ऑफ कोर्स बहुत हार्ड लगता है कि भाई ये लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, कैसे याद करना है। लो तो मतलब जनरली सच्ची में मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, लेकिन तो लो के पेपर में तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा था, लेकिन फिर जब नेक्स्ट मैथ्स का पेपर था तो मैथ्स के पेपर में बहुत कम पढ़ा, 2-3 घंटे ही पढ़ के गया था फिर। लेकिन लो के पेपर में तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि मेरे को भी ऑफ कोर्स काफ़ी डर लगता था, और अब भी लगेगा फाइनल में भी जो थियोरेटिकल पेपर है, क्योंकि ऑफ कोर्स लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा का पूरा लैंग्वेज भी ज़रूरी है, थोड़ा हार्ड भी होता है लैंग्वेज, तो इस वजह से उसको जितने अच्छे से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तो खुद ब खुद वो लर्न होता चला जाएगा। एक बार क्या मैं आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जान सकता हूँ कि कितने मार्क्स आए थे आपको सब्जेक्ट वाइज? ओके, इन सीए फाउंडेशन मेरे अकाउंट्स में 77 थे, लो में 66, मैथ्स में 92 एंड इकोनॉमिक्स में 89 मार्क्स थे। सीए इंटरमीडिएट में मेरे एडवांस अकाउंट में 79 थे, और लो में 66 या 67 थे आई थिंक, और टैक्सेशन में भी 66-67 के आसपास थे, और कोस्टिंग में मेरे 89 मार्क्स थे, एफएमएसएम में 80 मार्क्स थे, और ऑडिट में 68 मार्क्स थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए भी कि इतना रैंक सुन के मैं खुद भी शॉक हूँ। अब एक क्वेश्चन लॉ के लिए पर्सनली जो मेरा है, की वर्ड्स एंड की पॉइंट्स। मोस्टली लॉ में जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो लैंग्वेज की वजह से जाते हैं, या फिर की वर्ड्स मिसिंग है, की पॉइंट्स मिसिंग है। तो आप उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करते थे स्पेशली, या फिर कुछ अलग ऐसा किया आपने कि आपने की वर्ड्स याद किए, रट्टा मारा, क्या किया? मतलब आपको जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो आप बुक में ही वो टिक मार्क करते चलो कि आपको कितना करना है वो। जैसे ज़रूरी नहीं है नोट्स ही रेफ़र करो या खुद के नोट्स बनाओ, तो आप बुक में ही टिक टिक करते चलो। जनरली मैं तो कभी नोट्स बनाता ही नहीं था, मेरे को तो बुक से ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं तो बुक को ही बार बार अच्छे से पढ़ता था। मतलब एक बार जब पहली बार आप बुक से पढ़ोगे तो थोड़े से आप की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हो या हाईलाइट कर सकते हो, उसके बाद फिर दोबारा आपका जब ध्यान जाएगा तो एकदम से उस पर ही जाएगा, तो जल्दी जल्दी रिवाइज होता चला जाएगा। आपको फिर पूरी लाइन नहीं पढ़नी है, आपको बस वे की पॉइंट्स पढ़ते चलने हैं। तो ऐसे ही जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो वो बार बार जब की पॉइंट्स याद हो जाएंगे, कीवर्ड्स याद हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स मार्क्स फिर आएंगे ही आएंगे। तो इस वजह से मतलब सबसे मेन चीज़ तो यही रहती है कि आपको जो कीवर्ड्स है आपको उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कि जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको पूरी लाइन पढ़नी होगी, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम थर्ड टाइम पढ़ोगे तो फिर वो पूरी लाइन नहीं होती। जो 1 घंटे का काम है वो मेरे अकॉर्डिंग तो 30 मिनट्स में बहुत आराम से हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम और जल्दी हो जाएगा। तो जब आप इस तरह से जब आप रिवीजन करते चलोगे तो फिर वो जब 1.5 डे आएगा तो उस टाइम पे आप बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा, आपको एकदम से याद आएगा कि हाँ याद है, तो जल्दी जल्दी फिर हो जाएगा। अब जैसे आपने कहा कि रिवीजन एंड की पॉइंट्स हमको मॉड्यूल से मार्क करना है, पर ये जो की पॉइंट्स और की वर्ड्स है ये एग्जाम टाइम में, क्योंकि एग्जाम प्रेशर इतना रहता है कि की वर्ड्स की पॉइंट्स हम कई बार भूल जाते हैं कि क्या वर्ड आएगा वहाँ पे, क्या लिखना है, क्या स्पेसिफिक वर्ड उस पर यूज़ कर सकते हैं उस आंसर में। तो उस टाइम पे एग्जाम प्रेशर को हैंडल करते हुए वो कीवर्ड्स को टैकल करना और आंसर को प्रेजेंटेबल बनाना, ये एक काफ़ी बड़ा क्या बोले बच्चों के लिए क्यूरी हो जाती है, या फिर एक काफ़ी बड़ी ये मुसीबत हो जाती है कि कैसे करें। तो उस टाइम पे जब आप एग्जाम हॉल में वो आंसर लिख रहे थे लॉ का स्पेशली, तो उस टाइम पे क्या लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे, क्या स्ट्रैटेजी थी दिमाग में, क्या माइंडसेट था, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए और किस वे में सॉल्व किए कि पहले जो मुझे आ रहा है वो करना है या जो हार्ड जा रहा है वो करना है? सबसे मेन तो यही है कि सबसे पहले तो डरना नहीं है। मतलब जब मेरा भी लॉ का पेपर था तो मैं भी मतलब बार बार कुछ भी चीज़ सोचता था तो मेरे को याद नहीं आती थी पेपर से पहले भी, तो काफ़ी डर लगता था कि भाई याद भी आएगा कुछ नहीं आएगा। लेकिन एट दैट टाइम पेपर के टाइम पे जब आराम से पेपर लिखते हैं तो याद आना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके याद आना शुरू हो जाता है। मेरे को भी याद नहीं रहता था, मतलब मेरे को भी काफ़ी टाइम लगता है लर्न करने में कोई भी चीज़,
तो सबसे मेन तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस डाउन जब आप बार बार सोचते हो, सबसे किसी की भी बात मत सुनो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम से पहले तो वो सब नहीं सुनना चाहिए जनरली। तो मतलब खुद पे बिलीव रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ भाई अगर हमने 3-4 बार पढ़ा है अच्छे से तो ऑफ कोर्स याद आएगा ही आएगा। जब हमने 3-4 बार पढ़ लिया तो क्यों नहीं याद आएगा। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूर, 3-4 बार या फिर 5 बार पढ़ा तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ ही जाएगा। तो यही बात है कि आपको बहुत अच्छे से जितनी बार आप ऑफ कोर्स जैसे आप 5 बार रिवाइज करोगे तो ऐसा कुछ नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पहली बार कम लगेगा लेकिन लास्ट टाइम पे बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। तो यही सबसे मेन चीज़ है कि सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे कि हाँ भाई मैं लिख पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को याद भी आएगा। जब मैंने टेस्ट सीरीज भी लिखी है, जब मैंने अच्छे से पढ़ा भी है तो ऑफ कोर्स 4-5 बार रिवाइज भी किया है तो ऑफ कोर्स याद आएगा ही आएगा। तो ये तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस रखना है। उसके बाद जब लो का पेपर लिखना शुरू करो तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आपको अच्छे से पेपर पढ़ना ही होगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को आसान जा रहा है। तो सबसे पहले तो आसान क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करके जब आपको अब जैसे आसान क्वेश्चन जब आपके पूरे हो जाएं उसके बाद आप वे क्वेश्चन करो जो आपको थोड़े थोड़े आते हैं, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्रॉपर आते ही आते हैं, जो सीधे आ जाते हैं। सीए फाउंडेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सीधे आ जाते हैं कुछ कुछ। तो सबसे पहले तो वही करना है। उसके बाद फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आ भी रही होती है, नहीं भी, मतलब मिक्स मिक्स सा लगता है, तो फिर वो करना शुरू करो। अब सबसे और वो भी टाइम मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले से ही पेपर जब 15 मिनट का टाइम मिले पेपर पढ़ने का तो आप तैयार करके रखो कि भाई हाँ मेरे को सबसे पहले ये लिखना है। तो पेपर मतलब आंसर कॉपी मिलती ही सर सबसे पहले वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो लिखो जल्दी से। उसके बाद फिर जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वे करो। फिर अगर टाइम बचता है तो जब जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता उसमें भी आप थोड़ा ट्राई करो कि आप थोड़ा बहुत रिलेवेंट बना के लिखो, क्योंकि कभी कभी आईसीआई भी रिलेवेंट पे मार्क्स दे देती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे से बना के कुछ ना कुछ लिखोगे तो हो सकता है कि मार्क्स मिल जाएं। तो उस तरह से करना है। एक आपका पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जो कि आपने स्पेसिफिकली कहा कि अगर नंबर ऑफ टाइम रिवीजन ज़्यादा किया है तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो पेपर प्रेजेंटेशन बेस्ट रहेगा। तो कितनी नंबर ऑफ टाइम रिवीजन इंपॉर्टेंट है कि एक पर्सन एक पेपर अटेम्प्ट कर सके? ये डिपेंड करता है वैसे कि आपके पास कितना ज़्यादा टाइम है। तो ऑफ कोर्स कि भाई 3 to 4 टाइम तो ज़रूरी है ही, एटलीस्ट 4 टाइम तो करना ही चाहिए। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे तो 3 to 4 टाइम्स तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। और जितना ज़्यादा टाइम मिले भाई 5th टाइम भी करना बहुत ज़रूरी है रिवीजन, क्योंकि जितनी बार आप ज़्यादा रिवाइज करोगे, आपने बोला कि भाई कीवर्ड्स याद नहीं रहते, तो वो एक ही तरह से याद रहेंगे रिवीजन से। जितने भी बार आप कीवर्ड्स को पढ़ोगे तो खुद ब खुद वो याद आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे जब एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा कम याद रहेगा, तो धीरे धीरे करके वो याद आना शुरू हो जाता है। तो बार बार उसको देखना इसलिए ज़रूरी है। तो रिवीजन 4 to 5 टाइम तो करना ही चाहिए अगर आपके पास टाइम है। और थोड़ा कम टाइम है तो 3 to 4 टाइम भी चल जाएगा, लेकिन वो भी थोड़ा अच्छे से, रिवीजन भी थोड़ा अच्छे से करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपने केवल ऐसे ही देख लिया, अच्छे से पढ़ो, फिर आप उसको अपने माइंड में रिकॉल करो कि हाँ भाई मेरे को याद है। बार बार आप कहीं भी जाओ तो याद करो कि हाँ भाई मैंने 5 पॉइंट लर्न किए थे, कि हाँ अब मेरे को याद है 5 पॉइंट। तो उस तरह से भी रिवीजन हो सकता है। अब ये तो हो गया लॉ और मैथ्स की बात, पर दो सब्जेक्ट और बच जाते हैं, अकाउंट्स एंड इको। तो उन सब्जेक्ट के लिए क्या रिवीजन करते थे आप, या उसको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की थी कि कम से कम इतने डेज में मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए, ये पार्ट मुझे इतने दिन में कंप्लीट करना है? तो वो आप कैसे पढ़ते थे स्पेसिफिकली अकाउंट्स के लिए? अकाउंट्स के लिए थोड़ा सा सिलेबस तो वो 11th-12th का भी होता है। अगर किसी को थोड़ा बहुत याद है 11th-12th का तो फिर उससे भी फ़ायदा हो जाता है। तो सबसे पहले तो यही है कि आप देखो कि आपके टीचर ने, आपने कहीं से अगर क्लासेस लिए हैं तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि वे कैसे करा रहे हैं। सबसे पहले तो उनके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, जो वे करा रहे हैं वही पढ़ना है। फिर उसके बाद अपना खुद का प्लान बनाओ कि हाँ मेरे को आज ये कंप्लीट करना है, फिर मेरे को ये कंप्लीट करना है। इस तरह से करके फिर, और सबसे मेन बात है अकाउंट्स में थोड़ा बहुत आपको लिख के करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रिटर्न पेपर है तो आपको पूरा अच्छे से, और टाइम मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे ही मैंने जहाँ भी देखा है अकाउंट्स का पेपर कभी हार्ड आता ही नहीं है। मैंने भी देखा है कि आज तक अकाउंट्स का पेपर हार्ड आता ही नहीं है,
क्योंकि अकाउंट्स का पेपर थोड़ा लेंदी आता है, हार्ड नहीं आता, लेंदी आता है। तो आपको ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे। अकाउंट्स का पेपर मतलब जनरली भी किसी को इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगता, अगर आप अच्छा टाइम मैनेज करते हो तो ऑफ कोर्स कर सकते हो। जैसे किसी का मैथ्स वीक है तो उसके मार्क्स आप अकाउंट से कवर कर सकते हो, लो वीक है तो उसके मार्क्स भी आप अकाउंट से कवर कर सकते हो। ऐसे ही इको में एमसीक्यूज आते हैं, अब 100 एमसीक्यूज आने हैं। अगर आप किसी का भी बुक उठाओ एमसीक्यूज बुक की, भाई मैं ये बुक करके चला जाऊंगा तो इससे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको प्रॉपर आईसीआई मॉड्यूल का ही मॉड्यूल पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वहीं से ही लाइन आएगी, कहीं ना कहीं आईसीआई मॉड्यूल की लाइन ही आएगी वो। तो इसलिए आपको कहीं का भी, सबसे पहले तो आपको आईसीआई मॉड्यूल को ही 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद फिर किसी का एमसीक्यूज बुकलेट फॉलो करना है। क्योंकि भाई एमसीक्यूज बुकलेट तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। अब आईसीआई तो कहीं से भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, लेकिन वो कहीं से भी केवल आईसीआई मॉड्यूल ही है। मैक्सिमम टाइम यही रहा है कि मैक्सिमम 90+ का पेपर आईसीआई अपने मॉड्यूल से ही बनाती है, अगर किसी ने अच्छे से आईसीआई मॉड्यूल की, क्योंकि अगर आप आईसीआई मॉड्यूल की लाइन पढ़ी हुई है तो ऑफ कोर्स ऑप्शंस देख के तो याद आ ही जाता है कि हाँ ये वाला वर्ड्स वहाँ पे लिखा था। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में भी कुछ चीज़ें, अब कुछ चीज़ें टेक्निकल भी होती है इकोनॉमिक्स में, डिमांड सप्लाई ये सब वगैरह, जिसके ग्राफ्स वगैरह भी होते हैं, तो वो सब भी आपको वो सब अच्छे से समझना ज़रूरी है, और चीज़ों का आपको अच्छे से रिवाइज करना भी ज़रूरी है। ये तो कॉमर्स वालों के लिए हो गया कि अकाउंट्स 11th-12th में उनको था, इकोनॉमिक्स 11th-12th में उनको था। पर जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से सीए फाउंडेशन में आ रहे हैं, उनके लिए अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स की क्या स्पेशल स्ट्रेटजी देना चाहोगे? एक्चुअली स्पेशल स्ट्रेटेजी तो ऐसा सच कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स उनको थोड़ा और अपना अच्छा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़े बहुत अकाउंट्स के बेसिक भी, जो सबसे पहले तो यही है कि मेरे अकॉर्डिंग तो 1-2 महीना कहीं से, मतलब कोई अगर अकाउंट्स की बेसिक क्लास मिल जाए किसी को, कि भाई कुछ बेसिक के बारे में पता चल जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि सबसे पहले उस बेसिक को कवर करो। क्योंकि वो बेसिक, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नहीं आता अकाउंट्स को, तो फिर आप किसी अच्छे चैप्टर में भी नहीं पहुँच पाओगे अगर आपको बेसिक टर्म्स का मीनिंग नहीं पता। क्योंकि भाई बेसिक टर्म्स तो आती हैं, तो बेसिक टर्म्स का मीनिंग तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही ज़रूरी है, अगर आप 1-2 महीने में ये कवर कर सकते हो कि भाई थोड़ा बहुत एटलीस्ट इतना आ जाए कि आपको समझ में आने लगे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स ये सब चीज़ें, तो 1-2 महीने तो सबसे पहले यही करो कि भाई आपको प्रॉपर थोड़ा थोड़ा अकाउंट समझ में आने लगे। उसके बाद जब समझ में आने लगेगा, फिर आप सीए फाउंडेशन की बुक को स्टार्ट कर सकते हैं। आप 2 महीने ट्राई करें कि कोई 11th क्लास की या 12th क्लास की बुक को फॉलो करें, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ें अच्छे से, या फिर कहीं से क्लासेस ले लें कोई बेसिक अकाउंट्स की, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। ये अकाउंट्स की स्ट्रेटजी जो आपने साइंस वालों के लिए दी, अब कॉमर्स वालों का एक सबसे मेन क्वेश्चन मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए, जो कि ये नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना। नेगेटिव मार्किंग इकोनॉमिक्स और मैथ जैसे सब्जेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत देती है हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर्स हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते कि ये आंसर्स करेक्ट है या नहीं है। तो उस टाइम पे उस आंसर्स को सिलेक्ट करना या वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, या हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना छोड़ दें या नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाए? वो तो सबसे पहले यही डिपेंड करता है कि आपको वो आता कितना लगता है कि आपको, आप कितना सही कर पाओगे उसको। अगर आपको ये लगता है कि बिल्कुल हाँ ये सही होगा ही होगा, तो वो तो करना ही है। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं भाई जो ऐसे लगते हैं कि हो भी सकता है, सही नहीं हो सकता, तो उसमें क्या करो, आप ऑप्शंस एलिमिनेट करना शुरू करो। जैसे 4 ऑप्शन है तो उसमें ए टिक करो कि भाई ये तो आएगा ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता इसका, तो फिर ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करो। फिर देखो कि हाँ भाई आप कितना कर पा रहे हो, फिर उसके अकॉर्डिंग करो। और जो बिल्कुल भी नहीं आता फिर उसको तो मेरे को भी लगता है कि कुछ फ़ायदा नहीं है करने का। लेकिन एटलीस्ट आप, अगर आप प्रॉपर पूरा सिलेबस करके जाओगे तो बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, मतलब 20-30 क्वेश्चन ही ऐसे हो सकते हैं जो आपको थोड़े हार्ड लगें जनरली। क्योंकि आईसीआई बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि कहीं बाहर से ही उठा के किसी भाई कोई साइंस की किताब से, या मतलब जो साइंस वाले होते हैं उनकी किताब से मैथ्स की बुक उठा के बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन डालता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मैथ्स के लिए। तो यही सब है कि नेगेटिव मार्किंग के लिए तो सबसे पहले जो प्रॉपर पूरे क्वेश्चंस आते हैं वो तो करो। उसके बाद जो नहीं आते उसमें से ऑप्शंस एलिमिनेट करना शुरू करो कि भाई ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएं। उसके बाद कुछ कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करो। फिर भाई ये जैसे 4 ऑप्शंस है उसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, फिर देखो कि कौन सा हो सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। जनरली पता चल जाता है कि, तो फिर वो करना चाहिए। क्योंकि जनरली 50% चांस तो यही है ना कि आपका सही हो जाएगा, तो फिर करो।
अब यूजुअली मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कुछ चैप्टर स्किप कर देते हैं कि मुझे ये चैप्टर हार्ड जा रहा है या ये सब्जेक्ट ही मुझे हार्ड जा रहा है, उसके मार्क्स में थोड़ा कम करके या फिर उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम करके दूसरे सब्जेक्ट से टैली कर दूंगा उसको, या फिर कोई ऐसा चैप्टर जो कि स्पेसिफिकली मुझे हार्ड जा रहा है तो मैं उसको स्किप कर दूंगा, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा, छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाऊंगा। तो उस टाइम पे क्या हमें वो चैप्टर छोड़ना चाहिए या वो सब्जेक्ट को थोड़ा कम स्टडी टाइम देके दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा स्टडी टाइम देना चाहिए? सबसे पहले मतलब यही है कि आपने कितने चैप्टर्स छोड़े हैं। अगर आपने एक दो चैप्टर छोड़ा है तो उसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एट सीए इंटरमीडिएट लेवल भी और सीए फाउंडेशन लेवल भी बहुत सारे बच्चे काफ़ी सारे चैप्टर्स छोड़ के जाते हैं, तो उसमें भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आप सबसे मेन चीज़ है कि आप जितना भी पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं है कि बचे कुछ चैप्टर्स भी आपने नोट से पढ़ लिए, बचे कुछ चैप्टर्स में आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कवर कर लूँगा। सपोज़ करो कि लॉ का ही है, अब लॉ में सपोज़ करो आपने एलएलपी चैप्टर छोड़ दिया, तो एटलीस्ट एलएलपी को छोड़ के बाकी के सारे चैप्टर्स आपके इतने अच्छे होने चाहिए कि भाई हाँ मैं इसमें प्रॉपर पक्का आ ही जाएंगे मार्क्स, तो फिर सही है। और उतना आप छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, चैप्टर छोड़ना कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं है, तो चैप्टर छोड़ सकते हो। लेकिन जितने चैप्टर आपने किए हैं एटलीस्ट उसका रिवीजन 4 बार 5 बार करो। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसी का ही रिवीजन 4 बार 5 बार करोगे तो उन चैप्टर्स के तो मार्क्स एटलीस्ट आएंगे ही ना, तो फिर आप हो जाओगे पास। लेकिन आप थोड़े थोड़े सारे चैप्टर करोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा गलत बात है। मतलब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि करेंगे सारे चैप्टर लेकिन अच्छे से नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ये बहुत गलत स्ट्रेटजी है। आप जितने भी चैप्टर करो, चाहे लो के भी 3 4 चैप्टर करके अच्छे से जाओ, लेकिन वो इतने अच्छे से करके जाओ, उसका 4 5 बार इतने अच्छे से रिवाइज करो कि वो तो सही होगा ही होगा। और वो कैसे होगा? जितनी बार आप आईसीआई मॉड्यूल की लाइनों को पढ़ोगे उससे पता चल जाएगा, क्योंकि आप जितना अच्छे से आईसीआई मॉड्यूल का लिख के आओगे उतनी ज़्यादा मार्क्स मिलते जाएंगे। सो बेसिकली जैसे आप हर एक पॉइंट में बोल रहे हैं रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, जितना नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करोगे उतना फायदा होगा। तो आपका रिवीजन फेज, आपने कितनी नंबर ऑफ टाइम रिवीजन की थी फाउंडेशन के टाइम पे, और कितना ज़्यादा रिवाइज किया था हर एक सब्जेक्ट को, और क्या टाइम था पढ़ने का मेनली, क्योंकि हम लोग तो आधा 1 घंटा 2 घंटे के अलावा पढ़ते ही नहीं है। मतलब पढ़ने का टाइम तो इतना भी ज़्यादा नहीं था। अगर कोचिंग के बाद तो 2 3 घंटे अच्छे से पढ़ लो, और जब कोचिंग ख़त्म हो जाती है तो 5 to 6 आवर सीए फाउंडेशन लेवल पे अगर अच्छे से पढ़ते हो आप, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो और अच्छे से पढ़ते हो तो हो जाता है। लेकिन उसमें भी यही है कि आपको रिवीजन तो ज़रूरी है ही ना। मतलब मेरे टाइम पे तो मेरे को भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, तो क्योंकि मेरे स्टार्टिंग के 2 महीने भी मेरे को ये समझने में टाइम लग गया था कि भाई कैसे पढ़ना है। किसी और की बुक फॉलो कर ली, फिर के बाद में किसी की बुक आईसीआई मॉड्यूल फॉलो किया, तो थोड़ा कम टाइम था, तो मैंने भी कम रिवाइज करके आ गए मेरे मार्क्स। लेकिन थोड़ा जितना ज़्यादा आपके पास टाइम हो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं अपना रिवीजन। अपनी एक रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाओ कि मेरे को ये रिवाइज करना है। जैसे सबसे पहले आपने पूरा अकाउंट्स रिवाइज किया, उसके बाद आपको अकाउंट्स का एक अच्छा प्रॉपर पूरा टेस्ट देना है, उसके बाद प्रॉपर लो रिवाइज करो, फिर उसका टेस्ट दो, फिर उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बार बार रिवीजन तो करना ज़रूरी है। आप जितनी अच्छी बार रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, पर वो रिवीजन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई आप केवल ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हो, उसमें बहुत अच्छे से आपको आपको रिकॉल करना है। सबसे मेन बात तो यही है। सो अब जैसे आईसीआई हर एक एग्जाम के पहले 1.5 दिन देती है रिवीजन के लिए, तो वो 1.5 दिन को कितना इफेक्टिवली डिवाइड करें ताकि हम मैक्सिमम रिवीजन कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम रिवीजन हो जाए उस पर्टिकुलर टॉपिक की, ताकि एग्जाम के टाइम पे हम कॉन्फिडेंट रहे और एग्जाम में आंसर्स जो भी हम लिखे वो कॉन्फिडेंटली लिखे, एक प्रेजेंटेबल लिखे, आईसीआई खुद उसको देख के उनको लगे कि हाँ लाइक सीरियसली स्टूडेंट इज टैलेंटेड अबाउट दैट आंसर। उसके लिए मतलब अगर आप रिवाइज अच्छे से करोगे तो आपको आपकी बुक में बहुत सारे मार्क होंगे जहाँ पे आपने टिक मार्क लगाया होगा, जहाँ पे आपने हाईलाइट किया होगा कि हाँ भाई ये वाला वर्ड है जिसको मेरे को ज़्यादा ध्यान देना है। तो जितनी ज़्यादा बार आपने रिवाइज कर चुके वो चीज़, तो उतनी बार आप मतलब उतना ज़्यादा आपने वहाँ पे बुक पे आपने टिक किया हुआ होगा कि हाँ भाई मेरे को ये नहीं जम रहा है, इसको बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो ज़्यादा रिविज़न मांगते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो जल्दी हो जाते हैं। तो यही मैटर करता है। 1.5 डे में आपको डिवाइड इस टाइप से करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर को आके चेक नहीं करना है। मेरा तो मतलब ऐसा था, मेरे को तो चेक करने मतलब मन ही करता था कि चेक तो करना पड़ेगा, तो मैं तो करता था चेक, लेकिन जनरली चेक नहीं करना चाहिए।
यही बात है, क्योंकि चेक करके आपको कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। तो आके सबसे पहले आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है ऑफ कोर्स, तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना स्टार्ट करो। उसी दिन से स्टार्ट करना ज़रूरी है नेक्स्ट पेपर की तैयारी। तो वहीं से ही नेक्स्ट पेपर की तैयारी स्टार्ट करो, और वहाँ पे भी टिक लगाते चले जाओ कि लास्ट के 3 घंटे में मेरे को क्या पढ़ के जाना है। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो याद आते ही नहीं है। मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी याद नहीं आते, कितना भी कोशिश कर लो, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, लेकिन याद ही नहीं आते। तो उनको टिक करके जाओ कि भाई हाँ, मेरे को लास्ट के 3 घंटे में इसको पढ़ के जाना है, तो एकदम से वो पक्का याद होंगे, क्योंकि अभी आपकी लास्ट की 2-3 घंटे की मेमोरी में है वे वर्ड्स, तो वो पक्का याद आएंगे ही आएंगे। तो आपको इसी तरह से प्लान करना है कि आपको टिक मार्क करके चलना है, हाईलाइट करके चलना है कि मेरे को लास्ट के भी 3-4 घंटे में क्या करना है। या फिर उस दिन जिस दिन पेपर है आपका, 2 बजे से पेपर होता है, तो उससे पूरे स्टार्ट सुबह से लेके 2 बजे तक आपको करना क्या है, तो वो प्रॉपर बिल्कुल आप बना के रखो। ऐसा नहीं कि भाई देख लेंगे क्या होगा, मतलब कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर टिक मार्क करके चलना है कि हाँ भाई मेरे को ये देख के जाना है, तो प्रॉपर भाई वही देख के जाओ, उसके बाद तो हो जाता है। अब ये अगला क्वेश्चन स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पहला एग्जाम या कोई एक एग्जाम ऐसा जो कि काफ़ी डिफिकल्ट गया है, वो देखकर अगला एग्जाम देते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई यही डिफिकल्ट गया है, इसमें मैं कंफर्म फेल होने वाला हूँ, तो आगे का एग्जाम क्यों दूँ, टाइम पास क्यों करूँ। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे? मैक्सिमम टाइम तो यही होता है, अगर आपके लिए वो पेपर डिफ़िकल्ट गया है तो वो सबके लिए पेपर डिफ़िकल्ट जाएगा। मेरा भी ऑडिट का पेपर डिफ़िकल्ट आया था मेरे टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरा पेपर थोड़ा सा हल्का सा डिफ़िकल्ट था, तो वो सबके लिए ही वो डिफ़िकल्ट था, ऐसा नहीं था कि वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो। तो सबसे पहले तो आपको जब आप पेपर दे के आओ तो यही सोचना है कि वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आपका तभी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जब वो पेपर मेरे लिए डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो आप अच्छे से सबसे पहले तो यही सोचो कि भाई मेरे लिए डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा। और उसमें फिर ऐसे ही बोनस मार्किंग देती है। मैंने भी देखा है बहुत जगह ऐसे ही बोनस मार्किंग देती है, जब सबके ही मार्क्स कम है तो ऑफकोर्स ऐसे ही बोनस मार्किंग देगी। तो उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आपका पेपर हार्ड गया तो हाँ भाई सबका ही हार्ड गया होगा, ज़्यादा किसी से पूछना भी नहीं है कि भाई हाँ आप कितना हार्ड गया, कितना ईजी गया, तो ये सब भी नहीं करना है। तो आपको बस यही सोचना है कि हाँ भाई सबके लिए ही वो पेपर हार्ड गया होगा, और फिर आके आपको नेक्स्ट डे के लिए प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर करना है और देना ही देना है पेपर। तो क्योंकि जब आपने सबसे पहले तो आप कंफर्म करो कि हाँ भाई मैं पेपर दूंगा। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, हाँ भाई प्रॉपर पास हो जाऊंगा, तो पेपर देना है। और जब आपने फीस भरी है पेपर की तो ऑफ कोर्स आपको प्रॉपर सारे पेपर देने ही हैं। और क्या पता भाई गलती से आपका अच्छा लग ऐसा हो जाए कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। बहुत जगह मैंने देखा है कि बहुत पेपर हार्ड जाते हैं लेकिन फिर बाद में सबसे ज़्यादा उसमें ही आते हैं, क्योंकि ऐसे ही बोनस मार्किंग कर देती है उसमें, ऐसे ही चेकिंग ही बहुत आसान करती है कि भाई थोड़ा बहुत बच्चे ने खुद भी बना के लिखा है तो ऐसे ही फिर मार्क्स दे देगी अगर पेपर हार्ड हो तो। फीस भरी है कि नहीं, ये पॉइंट तो एक सीए स्टूडेंट ही सोच सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स खुद आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि मेरे तो अभी खत्म हो चुके हैं लगभग। स्टूडेंट्स आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो। सो वो भावना है, उनका नाम भावना है, और उनका क्वेश्चन ये है कि किस सब्जेक्ट के नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए, किस सब्जेक्ट के नहीं, और कितना टाइम नोट्स पे देना चाहिए, कितना टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग पे देना चाहिए। वो तो सबसे पहले आप पे ही डिपेंड करता है कि मैं तो मतलब किसी के भी नोट्स नहीं बनाता था, मेरे को तो थोड़ा बुक से ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो वो डिपेंड करता है, अगर आपको नोट्स बनाने की आदत है तो आपका मन है नोट्स बनाने का तो स्टार्टिंग में बना लो एक बार, लेकिन फिर अल्टीमेटली आपको कोशिश करनी है कि आप क्योंकि बुक से ही पढ़ो। नोट्स बनाना क्या है, क्योंकि भाई आपने उसको शॉर्ट करके लिख दिया, ऐसे ही आप बुक में मार्क कर लो। भाई बुक में अगर आप मार्क करते हो तो वो भी एक तरह से नोट्स ही बन जाते हैं, तो उस तरह से कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? सो लेट मी इंट्रोड्यूस हर फर्स्ट। उनका नाम प्रिया है और उनका क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक्स में लास्ट टाइम रिवीजन कैसे करना है, जो डायग्राम्स है उनको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कैसे करना है, क्या डायग्राम्स लास्ट मोमेंट में रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है या नहीं? वैसे तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन जनरली डायग्राम जल्दी लर्न हो जाते हैं, तो जनरली डायग्राम भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। मेरे टाइम मतलब इकोनॉमिक्स में मेरे को तो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं लगते थे डायग्राम। तो मैं तो लास्ट में वो जैसे कुछ कुछ चीज़ें हमारे में बीसीआर था आई थिंक, तो उस टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें लर्न करनी होती थी,
तो वो पूरा हमें वो चीज़ लास्ट में पढ़ के जाते थे हम, क्योंकि डायग्राम तो ऐसा है कि डायग्राम अगर हमने पहले बना चुके हैं और एक बार अच्छे से देखा हुआ है कि कैसे बनना है, तो वो तो थोड़ा मेरे को तो याद रहता था। तो उसके बाद फिर थोड़े ऐसी चीज़ें याद करनी, लास्ट टाइम पे वही रिवाइज करना चाहिए कि जो आपको याद ही नहीं हो रहा। जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तो कर लूँगा मैं, अगर आपको लगता है कि हाँ डायग्राम मेरे को आ रहे हैं, मेरे को आते हैं, तो फिर वो ठीक है, वो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं डायग्राम भी मेरे से गलत हो सकते हैं, तो आप ट्राई रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट कौन क्वेश्चन पूछना चाहेगा? सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है आपके लिए कि लॉ का कंसेप्ट तो क्लियर होता है, पर आंसर राइटिंग कैसे करना है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, सेम। आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है या फिर एक दो अटैम्प्ट लग चुके हैं आंसर राइटिंग की वजह से, तो आप टेस्ट सीरीज, कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, उसको प्रॉपर लिख के आओ, वहाँ पे बैठ के लिखो, चीटिंग करके मत लिखो, मतलब जितना भी आए खुद से लिखो। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके अगर आप बुक से देखोगे थोड़ा थोड़ा याद आएगा, लेकिन आप खुद से भी सोचोगे तो थोड़ा थोड़ा करके याद आएगा, कुछ ना कुछ तो याद आएगा। और जब आप रिवाइज कर चुके हो, जब आप फर्स्ट टेस्ट सीरीज दोगे तो थोड़ा कम लर्न आएगा, मतलब जो आपने याद किया है वो याद आएगा। लेकिन जब आप लास्ट में जाओगे तो लास्ट टाइम तक आपको सब कुछ याद हो जाएगा, आपको धीरे धीरे करके आप सब कुछ लर्न करना। जब आप 2-3 टेस्ट सीरीज दे चुके होंगे, या आपने अगर 3-4 टेस्ट सीरीज दिए हैं तो 3-4 टेस्ट सीरीज दे चुके हो, तो फिर आप अच्छे से फिर लर्न हो जाता है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? सो फाउंडेशन के क्वेश्चंस तो यहाँ खत्म होते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे कुछ डाउट्स थे वो आपने डाउट्स क्लियर किए। और अब एक क्वेश्चन जो एक लास्ट में पूछना चाहूँगा पर्सनली है, आपका पूरा ओवरऑल जो सीए का जर्नी है अभी तक का, वो कैसा रहा? और उस जर्नी में मेनली आप स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि आपके खुद के एक्सपीरियंस से कि हाँ मैंने ये एक्सपीरियंस किया है? लो, एक और डाउट हो गया, क्या बताऊँ मैं। सो नेक्स्ट डाउट आ गया आपकी तरफ से कि डिस्ट्रैक्शन मेन तो आज के ज़माने में मोबाइल, जो कि मैं खुद भी अभी रेफर करके बैठा हूँ, तो वो मोबाइल से कैसे पीछा छुड़ाया आपने? वैसे तो मोबाइल से मैं भी आज तक पीछे नहीं छुड़ा पाया तो उसके लिए मैं भी प्रॉपर एज सच गाइडेंस नहीं कर सकता। लेकिन ऑफ कोर्स आपको जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हो तो आपको मोबाइल को थोड़ा दूर ही रखना है, या फिर आप अपनी मम्मी वगैरह को दे सकते हो कि भाई अभी मेरे को मत देना, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो बिल्कुल भी मत देना। और एक और चीज़ कर सकते हो आप कि आप सुबह उठ के पढ़ो। अब सुबह उठ के तो एज सच आप क्या ही, मतलब थोड़ा ये रहता है कि सुबह उठ के तो थोड़ा, मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं तो सुबह उठते ही सार थोड़ा उस टाइम पे मैं पढ़ता ही था, तो मतलब इतना मन भी नहीं करता था मोबाइल चलाने का, क्योंकि फ्रेशनेस आती है, फ्रेश होता हूँ सुबह, तो इस वजह से सुबह आप पढ़ सकते हो। अगर आप सुबह पढ़ते हो तो इतना ज़्यादा मोबाइल चलाने का शायद मन नहीं करेगा, वैसे वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बच्चों एक एडिशनल टिप मैं भी दूंगा, मोबाइल देने से पहले फ़ोन लॉक कर देना, वरना फिर कई सारे कच्चे चिट्टे खुल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन तो मैम की तरफ से भी आया है तो रिप्लाई करना बनता ही है। मैथ्स का पेपर कितना टाइम में सॉल्व किया था, क्या थी उसके लिए स्ट्रैटेजी? मेरा भी मैथ्स का पेपर मतलब वैसे 2 घंटे का होता है, तो मेरा 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो गया था। तो वो इसीलिए हो गया था, वो एक ही उसका तरीका है रिवीजन करने का। जब आपको पता होगा भाई आपने कोई क्वेश्चन है, जब आप उसको 2-3-4 बार सोल्व कर चुके हो, तो ऑफ कोर्स आपको याद होगा भी कैसे करना है, तो बहुत जल्दी याद आ जाता है। और कुछ कुछ क्वेश्चन में तो पैटर्न्स होते हैं कि भाई हाँ ये ऐसा है तो उसका आंसर इस तरह से होगा, तो वो और भी जल्दी निकल जाते हैं। जैसे कुछ कुछ इंडेसिस के भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आंसर 0 और 1 ही होते हैं, तो वो अगर आप थोड़ा सा भी ट्राई करो तो हो जाता है वो, तो मतलब उसमें पूरा सोल्व करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो फिर लास्ट में जाके आप पूरा सोल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा जल्दी कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा जल्दी करो। अगर आपको आ रहा है, अगर आपने देखा हुआ है, या आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है कि इसका आंसर हाँ यही होगा, तो आप फिर कर सकते हो। वैसे तो 1 घंटे में मैथ्स का पेपर पॉसिबल नहीं है, पर उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू कि आपने मैथ्स का पेपर 1 घंटे में सॉल्व किया है। मेरे लिए तो एक चैप्टर का 2-2.5 घंटे भी कम ही पड़ जाते हैं। सो अभी एक क्वेश्चन है ये जो कि स्टार्टिंग में ही बोलने वाला था, पर स्टूडेंट्स का बीच में डाउट आ गया। क्वेश्चन ये था कि पूरी इंटर जर्नी तक, फाउंडेशन से लेके इंटर तक,
क्या क्या चीज़ें जो आपने फेस की है जो आप स्टूडेंट्स को कहना चाहोगे या एडवाइस देना चाहोगे कि आप वो चीज़ें फेस ना करो, उससे बच जाओ, सतर्क हो जाओ? मतलब एज सच कोई प्रॉब्लम तो कभी नहीं आई किसी भी तरह की, लेकिन ऑफ कोर्स आपको और एक्स्ट्रा जो भी जैसे मोबाइल वगैरह है उसके डिस्ट्रैक्शन से, इन सब चीज़ों से कोशिश करना चाहिए कि आप बचो भाई, जितना ज़्यादा हो सके आप ट्राई करो कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना पैशन फॉलो नहीं करो, आप कुछ ना कुछ करो। अगर आप कुछ खेलना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप खेलो आउटडोर गेम, या फिर कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो। आप अपना फिक्स टाइम रखो पढ़ने का। पूरा दिन तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। मैं सीए फाउंडेशन, सीए इंटर कभी भी नहीं पढ़ सकता, मैं खुद भी नहीं पढ़ सकता पूरा दिन, तो कोई भी नहीं पढ़ सकता ऑफ कोर्स पूरा दिन। सीए फाउंडेशन के भी टाइम पे जब क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैं भी 5 to 6 आवर ही पढ़ता था, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ने का खुद भी मन नहीं करता और इफ़िशेंसी भी नहीं आती इतनी ज़्यादा। आप फिर बहुत अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हो, टाइम वेस्ट ही जाता है। तो उससे अच्छा 5 घंटे रखो अपना, लेकिन वो बहुत अच्छे से पढ़ो। मित्रों, कोई और क्वेश्चन है या फिर आगे पुनेश भाई को पूछो? हाँ सर। तो सर का क्वेश्चन आपसे यही है कि सीए जैसे जो स्टफ है, जो एग्ज़ाम इतना टफ होता है, ये प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को हैंडल करने की कोई स्पेसिफिक योगा, कोई एक्सरसाइज, कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिससे आपको रिलैक्शन मिलता था, एकदम रिलैक्सेशन? हाँ, मतलब जनरली योगा वगैरह वैसे करना चाहिए, मेडिटेशन योगा 15 to 20 मिनट्स का सुबह उठते ही सर पढ़ने से पहले करना चाहिए, लेकिन मेरे से तो नहीं होता था वो भी। मतलब मेरे को भी थोड़ी लेजीनेस आती थी वो सब करने में, लेकिन वैसे मैं टेंपल वगैरह डेली जाता था। मेरे को अब भी वहीं, मैं पीजीज वगैरह भी वहीं पे ही लेता हूँ जहाँ पे जैन टेंपल हो, क्योंकि मैं डेली मेरे को जाना ही होता है टेंपल। तो ये टेंपल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका माइंड नहीं चल रहा है, और अगर आपका माइंड भी मतलब आपको थोड़ी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप टेंपल जा सकते हो। उससे मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद फिर से पढ़ना शुरू करो, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है टेंपल की। तो और आप मेडिटेशन योगा भी ऑफ कोर्स करना चाहिए भाई, ज़रूरी नहीं है, सबका अपना अलग अलग होता है, लेकिन करना चाहिए ऑफ कोर्स। 15 to 20 मिनट्स का तो कोई भी आप मेडिटेशन योगा सुबह उठ के करना चाहिए। एक आपने कहा कि आप जैन टेम्पल जाते हो और आप जैन हो, तो जैन्स बेसिकली उनका कल्चर शुरुआत से ऐसा होता है कि वो काफ़ी डिसिप्लिन रहता है, उनका पूरा जो पैटर्न है वो काफ़ी डिसिप्लिन रहता है। तो डिसिप्लिन सीए स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंस देगा? एज एन जैन आप क्या कहोगे उसके लिए? ऑफ कोर्स मेरे लिए डिसिप्लिन मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा। मैंने 9 to 12 भी एक जैन हॉस्टल में बिताई है, तो वहाँ पे भी सुबह हम 5-5:30 तक उठ जाते थे। तो वहाँ पे तो योगा मेडिटेशन करना कंपलसरी था, तो वहाँ पे तो करना ही पड़ता था। फिर सीए फाउंडेशन इंटर में मैंने भी कभी नहीं किया लेकिन उस टाइम पे तो मतलब मेरे को भी करना ही पड़ता था, तो उस टाइम पे तो मैं भी ऑफ कोर्स करता था। उसके बाद फिर पढ़ता था। तो ये मतलब डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट कि आप थोड़ा सा अपने आप को भाई, ये तो इस एटलीस्ट किसी और चीज़ के लिए नहीं, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए तो प्रॉपर आर्ट्स का डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि भाई एक पेज पे लिखो। मैंने भी आज तक ऐसा कभी नहीं करा कि भाई मैं टाइम टेबल बनाऊं या प्रॉपर ऐसा करो। ऐसा करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सुबह उठो तो अपने आप को ये सोच के सोना चाहिए, मतलब उठना चाहिए कि भाई हाँ मेरे को ये करना है, और रात को बस सोते वक्त ये सोचना है कि हाँ जो जो मैंने सोचा था कि हमने वो कंप्लीट कर लिया है नहीं कर लिया है। चाहे वो 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, चाहे उसके लिए 5-6 घंटे लग जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ज़्यादा पढ़ लेता है, किसी दिन कम पढ़ लो। तो ऐसा प्रॉपर ज़रूरी नहीं है कि आप भाई अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि नहीं अगर 2 से 3 तक मैं नहीं पढ़ पाया तो सब खराब। ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा और अच्छे से कर सक ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप मतलब जब आपका फ्रेश माइंड हो, अच्छा पढ़ने का मन हो, तो आप पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और आपका टॉपर माइंडसेट हमारे साथ रखा। स्टूडेंट्स, इससे एक चीज़ पता चल गई है कि टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का आता है, डिसिप्लिन का आता है। वो स्टडीज़ के साथ में काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे और हम फ़ोन लेके बैठे हैं, तो कृपया आगे फ़ोन लेके ना बैठे। इसी तरह इंटरव्यू एंड करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीए साइले सक्सेस मंत्रा आपका इस पूरे इंटरव्यू में, इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए शुक्रिया। वेलकम। और लास्ट में बस मैं भी यही कहना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है अगर आप स्टार्टिंग से मैं भी इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं था कभी, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप अच्छा डिसिप्लिन होते हो तो आप उन बच्चों को भी
पीछे छोड़ सकते हो जो आपके कभी आगे थे। और मैंने भी ऐसे ही किया है, मेरे भी बहुत लोग आगे थे, लेकिन अगर आप अच्छे से डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग रहोगे तो ऑफ कोर्स आप अपने से उन बच्चों को जो ज़्यादा टैलेंटेड है, जो ज़्यादा स्मार्ट है, उन बच्चों को भी पीछे छोड़ सकते हो ऑफ कोर्स। थैंक यू।